इंडिया न्यूज़ पर एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं और इस बार इस पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने लेखक, पत्रकार, साहित्यकार और देश के सूचना आयुक्त उदय माहूरकर जी। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। चर्चा हम करेंगे अपने सेशन में और शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत सारा साहित्य, आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे लोगों के बारे में उदय जी ने लिखा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान लिया। तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन इतिहास में उन्हें कोई नहीं जानता है। आज हम इस मंच के माध्यम से उदय जी से पूछेंगे और उदय जी बताएंगे कि उन लोगों का क्या क्या योगदान देश में रहा है, देश की आज़ादी में रहा है, देश को आगे बढ़ाने में रहा है। उदय जी, आपका इंडियन न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार भी हैं, लेकिन आपकी जो लेखनी है वो सबसे ज़्यादा खोज के तौर पर जानी जाती है, खासकर ऐसे चेहरों के बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें कोई नहीं जानता, जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम लोग, क्योंकि देश जानना चाहता है कि ऐसे कौन से वो चेहरे हैं, ऐसा कौन सा वो नाम है जिनके आज़ादी की लड़ाई में, जिन्होंने नाम तो बहुत कुछ किया है लेकिन जानता नहीं है, हमारी जनरेशन नहीं जानती है, हमारे युवा नहीं जानते। माइक ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जी, पर एक अहम बात पे मैं आपका ध्यान खींचने का प्रयत्न करूंगा जी। देखिए, आज़ादी की बात सावरकर ने ये कहा था जी। वीर सावरकर ने कि जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से देश के लिए लड़ाई लड़ी उनको भी श्रेय जाता है, जो क्रांतिकारी थे उनको भी श्रेय जाता है। इससे विपरीत हुआ जी। हम ये कहा गया कि हमने आज़ादी बिना ढाल बिना तलवार के ली। अब ये कितना बड़ा दुष्प्रचार था जी। इसका समय बड़ा जो प्रमाण है वो खुद क्लेमेंट एटली, जो प्राइम मिनिस्टर थे 1947 में, जिन्होंने हमें आज़ादी दी जी, उन्होंने खुद ने दिया है इसका प्रमाण। 1956 के अंदर क्लेमेंट एटली भारत में आए जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे जी, ब्रिटेन के, और पीबी चक्रवर्ती नाम के एक्टिंग गवर्नर थे बंगाल के, उनके घर पे रहे। चक्रवर्ती थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि भाई किस कारण आपने आज़ादी हमको दी, इटली जी हमें बताइए जी। तो पहले दिन तो उन्होंने अवॉइड कर दिया, दूसरी बार पूछा क्योंकि उनको जवाब बड़ा कंट्रोवर्शियल था, उनको मालूम था ये बात। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी भारत में। उन्होंने कहा देखिए, 3 प्रमुख कारण हैं जिसके वजह से हमको भारत छोड़ना पड़ा। एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज द्वारा जो पूरा प्रयास हुआ वो। देखिए, उस टाइम पे आज़ाद हिंद फौज हार चुकी थी उनका कहना है, फिर भी उसका प्रभाव इतना था। ठीक जी। सेकंड था कि जो सोल्जर्स, देखिए समय बड़ा योगदान सेकंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड जो फोर्सेस थी उनके विक्ट्री में था भारत के सोल्जरों का। तो भारत के सैनिक जो वापस आ रहे थे वो भी उनको संकेत दे रहे थे सरकार को कि भाई, ब्रिटिश सरकार को कि भाई आप जाइए, अब हमने आपकी लड़ाई लड़ ली, आप जाइए। और तीसरा उन्होंने कहा कि 1946 में नेवी की मीटिंग हुई थी जो मुंबई डॉक से शुरू हुई थी और करीबन 20 पोर्ट पे फैली थी। उन्होंने कहा ये आखिरी संकेत था हमारे लिए कि हमें देश छोड़ना पड़ेगा। तो उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस और गांधी जी का रोल कितना था, तो उन्होंने, चक्रवर्ती लिखते हैं कि उन्होंने अपने होठ ट्विस्ट करते हुए कहा मिनिमल, कम से कम। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि 1942 के बाद में कांग्रेस का कोई ऐसा प्रभाव था ही नहीं जिसकी वजह से हमको देश छोड़ना पड़े। तो ये इतिहास हमें पढ़ा ही नहीं कि आज भी देखिए ये चीजें हिस्ट्री में अंकित हैं। हिस्ट्री ऑफ बंगाल जो किताब है जिसके एडिटर आर.सी. मजूमदार थे, उन्होंने इसको प्रकाशित किया हुआ है, ये अवेलेबल है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे देश वंचित है। लेकिन खरगे तो कहते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि साहब बीजेपी का या संघ का कोई योगदान नहीं रहा और कांग्रेस ने लगातार आज़ादी के लिए बलिदान दिया और कांग्रेस के कारण और उन्हीं बलिदान के कारण ये देश आज़ाद हुआ। कांग्रेस की परिस्थिति खराब हो गई है। जी। कांग्रेस
मुसल तुष्टिकरण नाम की जो बीमारी है उससे पीड़ित है, उसका कोई रास्ता है नहीं। आपने इससे अच्छा वो सावरकर से प्रेरणा ले। सावरकर ने कहा था कि जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से लड़ाई लड़ी उनको भी श्रेय जाना चाहिए, और जो क्रांतिकारी हैं उनको भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से खड़गे उनसे अगर प्रेरणा लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपका एक स्टेटमेंट है, आपका एक बयान है और जिसको- दूसरा एक और बात, देखिए गांधी जी की हत्या ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा साबित हुआ पूरे देश के लिए। इसका लाभ उठाया ऐसे लोगों ने जिनका भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं था या तो कम था, वो पूरा लाभ उन लोगों को मिला। तो 60 साल तक देश के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे काम नहीं हुए, लेकिन एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई लोगों को, एक संपूर्ण राष्ट्रवाद जो होता है। देखिए हम स्कूल के अंदर एक प्रतिज्ञा करते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, कि कोई भी देशभक्त अगर व्यक्ति है तो उसको उस स्पिरिट में देश का नेतृत्व करना चाहिए। वैसा नहीं हुआ। आप ये मानते हैं कि जो देश की जो शिक्षा नीति है या देश की पिछली जो शिक्षा उनका पाठ्यक्रम है, चाहे वो हिस्ट्री को लेकर हो, इतिहास को लेकर हो, उसे तोड़ा मड़ोड़ा गया है, उसमें बदलाव किए गए हैं, उसे अपने हिसाब से दिखाया गया, सजोया गया? आप देखिए कि मध्यकाल के जो मुस्लिम आक्रमणकार हो गए जी, वो लोधी हो, तुगलक हो, खलजी हो, उनके जो बेशुमार जो अत्याचार थे हिंदुओं पे, उसको ढांका गया। कुछ लोगों को पुरुषार्थ वाले सुल्तान थे ऐसा कहा गया, है ना। जबकि इस हकीकत ये है कि औरंगजेब के एक कट्टरवाद का प्रतीक है हमारे सामने। औरंगजेब के मुकाबले जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, उनका कट्टरवाद औरंगजेब से 2 या 3 गुना था। जी, क्या होना चाहिए था? देखिए मुसलमान समाज के अंदर भी देशभक्त पैदा हुए, है ना। इब्राहिम खान गारदी, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम खान गारदी जी जो मराठों को वफादार रहे थे, आप उनको हीरो बना सकते थे। ऐसे कम है लेकिन है, लेकिन आपने नहीं किया। और देश के तमाम ऐसे स्मारक हैं, देश की तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनका नाम आक्रांताओं के नाम पर है, अत्याचारियों के नाम पर है। मेरी जो पुस्तक है वीर सावरकर के ऊपर, कि वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे जी, उसके अंदर इसका मैंने उदाहरण दिया है उनकी विजन को इंटरप्रेट करते हुए। मैंने इसमें कहा है कि ये जो आक्रांताओं के नाम पे जो रोड है दिल्ली में, क्यों ना हम देशभक्त मुसलमानों के नाम पे उनको रख दें। जी, हाँ, बहादुर शाह जफर पे होना चाहिए, अकबर के नाम पे होना चाहिए। अकबर के नाम पे भी जो एक, मैं दूसरी साइड की बात करूँ, उनको भी जो विलन दिखाने का प्रयास किया जाता है वो भी मेरे ख्याल से अतिशक्ति है। क्योंकि भारत के अंदर जो अत्याचार हुए मुसलमानों पे, हिंदुओं पे मुसलमान आक्रांताओं के द्वारा, उसको कोई ने उसको बंद करने का प्रयास किया तो वो अकबर थे। उन्होंने जजिया टैक्स विड्रॉ किया जी, उन्हें मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई। तो अकबर को आप 100 में से, मैं अगर 70 मार्क देता हूं, आप 60 दीजिए, पर आपको 60 मार्क देने पड़ेंगे उनको। उदय जी, चूंकि आजकल की राजनीति में नाम सावरकर का काफ़ी चल रहा है और उस पर पक्ष विपक्ष भी लगातार बयानबाजी कर रहा है, लेकिन आपका मैंने बयान भी देखा है। आप जब कहते हैं कि आज के समय में सावरकर की डिमांड बढ़ गई है, वो क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? देखिए ऐसा है कि वीर सावरकर को अभी तक जो देश ने देखा है वो एक क्रांतिकारी के रूप में देखा है। पर मैंने जब वीर सावरकर का अध्ययन शुरू किया 1996 में, वो जो मेरे पास जो प्रमाण आया, जो मैंने उनका अध्ययन किया, उससे मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ जिस आधार पे ये किताब आधारित है मेरी। जो मुझे लगा कि वीर सावरकर भारत की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक थे, और वो उनको हमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का पितामह के रूप में देखना चाहिए। एक मेरा लेख भी है जी, मैं जब इंडिया टुडे में था, डेली के अंदर मेरा लेख है कि अगर महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं तो वीर सावरकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। अच्छा, तो क्यों? इसलिए कि जो भी आपत्तियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पे आई गए 70 साल में, 75 साल में, उनकी सबकी भविष्यवाणी वीर सावरकर ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। वो आसाम हो, चाइना हो, पाकिस्तान तो है ही, जी, और उससे हमें नुकसान क्या हो?
देखिए 1965 के युद्ध के अंदर भारत की जो सेना है, जाट रेजिमेंट, वो लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर था और हमने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। हमें लाहौर को कब्जे कर लेना चाहिए था, ठीक है। और ताशकंद में जो था वो भी हमने वापस दे दिया। देखिए लाल बहादुर शास्त्री की देशभक्ति के बारे में कोई वो नहीं है, और वो मतलब उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन वो भी जो गांधी जो इनकी जो सेल्फ पैसिफिस्ट आइडियोलॉजी है, उससे अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं कर पाए। वरना हमने लाहौर कैप्चर कर लिया होता और ताशकंद ने जो दे दिया इतना दिया ना होता। 71 के वॉर में श्रीमती गांधी ने जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए तो हमें ऐसा लगा कि एक दूसरा सावरकर पैदा हो गया जी। लेकिन अगले साल शिमला एग्रीमेंट के अंदर 93,000 बंदी पाकिस्तानी सोल्जर होने के बावजूद हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस नहीं ले पाए। और तो और 3 तालुका जो हमने सिंध में जीते थे, जो मुस्लिम हिंदू प्रभावित तालुका थे, वो हमने वापस दे दिए। फलस्वरूप वहां से जो हिंदू डरे हुए थे, 1,000 लोगों का माइग्रेशन हुआ है भारत में 71 वॉर के बाद। तो सावरकर के विजन से दूर रख के देश ने अपना कितना मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहा हूं। देखिए गांधी जी का भी बड़ा योगदान है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर हमें वीर सावरकर को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का पितामह के रूप में हमें स्वीकारना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। वीर सावरकर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समकक्ष बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा ये आप भी जानते हैं। वो ये भी बताते हैं कि सावरकर जी तो अंग्रेजों से डर गए, उन्होंने माफी मांग ली। देखिए सावरकर के सामने जितने भी आक्षेप हैं सब के सब गलत है। अगर हमारे पुस्तक पढ़ोगे तो आप, अगर आपका माइंड ओपन है तो आप इस बात को स्वीकार लोगे। देखिए माफी की बात करें, छत्रपति शिवाजी महानायक है देश के, जी है ना, चाणक्य नीति के समय बड़े प्रैक्टिशनर, ठीक है। छत्रपति शिवाजी ने अपने 36 साल के कार्यकाल के दौरान 5 माफी पत्र लिखे थे औरंगजेब को, चाणक्य नीति के भागरूप। उसमें से 3 माफी पत्र के बाद में मराठा और मुगल की संधि हुई और तीनों 3 बार संधि शिवाजी ने ही तोड़ी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने जो लक्ष्य रखा था वो था हिंदवी स्वराज्य का जी। और उसके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था वो करते थे जी। तो सावरकर ने भी, पहली बात तो सावरकर ने अपनी माफी पत्र छुपाए नहीं है। माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ उनकी जो किताब है उसमें उसका उल्लेख है। एक दूसरी किताब है मराठी में उनकी, अंधकार अंडमान के अंधेरे से, उसके अंदर इसका उल्लेख है। उसमें तो वो कहते हैं कि मैं जो मेरे समकक्ष जो क्रांतिकारी थे जेल के अंदर, उनको समझाता था कि देखो शिवाजी जैसे व्यक्ति ने भी ये रास्ता अपनाया था। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो क्रेडॉक नाम के अधिकारी थे उस टाइम पे, होम मेंबर थे, वो 1913 में एक लेटर लिखते हैं जेल अथॉरिटीज को अंडमान के अंदर, जब सावरकर भी वहां पे हैं। वो लिखते हैं कि भाई देखिए जो लोग 5 साल कठोर कारावास में गुजार चुके हैं उनको जेल के बाहर समुद्र के किनारे रहने की छूट दी जाए, लेकिन साथ में लिखते हैं ये छूट सावरकर को मत देना। अगर सावरकर को ये छूट दी तो सावरकर के क्रांतिकारी मित्र कई हैं यूरोप के अंदर भारतीय मूल के, वो एक वाहन लेके आएंगे और सावरकर को यहां से भगा के ले जाएंगे। तो ये इनके आक्षेप सरासर गलत है। हिंदुत्व की बात करें तो वीर सावरकर के हिंदुत्व के अंदर राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए पूरी जगह थी जी। जब 1939 के अंदर जब लखनऊ के शिया मुसलमानों ने एक प्रस्ताव पास किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा, उस टाइम पे सावरकर ने उसको वेलकम किया उस प्रस्ताव को, और उनको लेटर लिखा कि ऐसे प्रस्ताव अगर आते रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है। उनके हिंदू मैनिफेस्टो के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आजाद भारत के अंदर सभी धर्म सभी जातियों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर क्रिश्चियन और मुसलमानों की पूजा अर्चना में कोई अगर बाधा पैदा करता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से वो कर पाए। लेकिन साथ में वार्निंग देते हैं कि
लेकिन अल्पसंख्यकवाद के नाम पे भारत दूसरा देश बनने की अनुमति नहीं देगा। और यही हुआ 1947 के अंदर जो भारत का विभाजन हुआ, उसके दो मुख्य कारण थे। एक था कांग्रेस का हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता एट हिंदू कॉस्ट, और दूसरा उसका कारण था संपूर्ण अहिंसा। जो कांग्रेस की और गांधी जी की जो अहिंसा की जो परिभाषा थी, डेफिनेशन था, वो तो जैन और महावीर ने भी, महावीर और बुद्ध ने भी नहीं किया है। उन्हें ये कहा है कि कोई आप पे अगर आक्रमण करता है तो प्रतिकार करने का आप पे अधिकार है। लेकिन गांधी जी ने यह कहा कि आपको कोई मारता है तो आप मार खाते जाओ। तो ये दो कारण थे भारत की आज़ादी के, भारत की विभाजन के दो कारण, ये मुख्य कारण थे। और 1957 के अंदर कांग्रेस ने केरला के अंदर केरला मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, सिर्फ 10 साल में, ऐसे लोगों से जो भारत के विभाजन के लिए जिनका जो मेन लोग थे। आप समझे? बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मधुकर जी, तमाम ऐसी हिंदुस्तान की बहुत सारी परिभाषाएं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। आप एक देश के बहुत महत्वपूर्ण पद पर भी हैं। आप सूचना आयुक्त हैं, और पत्रकारों के या जर्नलिज्म का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो सूचना ही होती है। आप सूचना आयुक्त अब बने हैं, और सूचना का कानून जो है इस देश में एक शक्ति माना जाता है, एक बड़ा हथियार माना जाता है। आपको क्या लगता है, बतौर सूचना आयुक्त इस वक्त आप मौजूद हैं, आपको लगता है कि इस देश में सूचना के अधिकार कानून का सही इस्तेमाल हो रहा है, सरकारें उसकी सही जानकारियां दे रही हैं? देखिए, मेरा जो 2 साल का अनुभव है, मैं सूचना आयोग के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे जी, कि मेरा 2 साल का अनुभव है, उसमें मुझे लगता है कि ये RTI लॉ, ये लोगों को न्याय देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हाँ, इसमें ब्लैकमेलर टाइप के एक्टिविस्ट घूमते हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ता है ना। पॉलिटिकल लोग भी इसमें आ जाते हैं, जिनकी संख्या अब कम हुई है ना। लेकिन मैं स्पष्ट मानता हूं कि न्याय की जो प्रक्रिया है देश के अंदर, उसमें RTI का एक अहम रोल है, और ये मुझे प्रमाण रोज के रोज मिलते रहते हैं। तो RTI का जो लॉ है वो बड़ा, इट इज़ ए वेरी पब्लिक सेंट्रिक लॉ, नंबर 1 है ना। और दूसरा, इसका उपयोग भी बहुत अच्छी तरह हो रहा है। आज जो बातें कुछ लोग फैला रहे हैं कि भाई इसका उपयोग बराबर नहीं हो रहा, गलत बात है। बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, डिस्पोजल बड़ा है, जो न्याय देने की जो पूरी एक मैच्छा है, सूचना को प्राप्त करवा के, लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन को प्राप्त करवा के, वो भी बड़ी है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सूचना आयुक्त कार्यालय में कर्मचारी नहीं हैं, कई सालों से उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। चूंकि कर्मचारी नहीं हुई हैं, वहां पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनको सूचना नहीं मिल पा रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, इतनी सारी RTI पेंडिंग पड़ी हैं कि 20-20 हज़ार RTI पेंडिंग पड़ी हैं, और लोगों को उस तरह से जो जानकारी चाहिए वो जानकारी नहीं मिली। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो गलत मानसिकता के आधार पर सूचना को पाना चाहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सूचना आयुक्त कार्यालय में या सूचना कार्यालय में उतने कर्मचारी ही नहीं है। उसको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं? तो इस परिस्थिति को दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं टिप्पणी जो कर रहा हूं वो केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में कर रहा हूं, लेकिन अगर जिन राज्यों में ये परिस्थिति है तो उसको दुरुस्त करना ही चाहिए। मैं स्पष्ट मानता हूं कि RTI लॉ जो है वो एक पब्लिक के लिए हितकारी लॉ है, उसका जो डायरेक्ट असर है वो पॉजिटिव है समाज के लिए। तमाम ऐसे राज्य हैं, क्योंकि जब राज्यों में सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो आपके पास पहुंचती है RTI, वो आपके ऐसे नहीं, राज्य का दोनों का दायरा अलग है जी, ये इंप्रेशन गलत है। जो राज्य के सूचना आयोग हैं उनका एक अलग इंडिपेंडेंट दायरा है जी, उनका सेंटर से कोई लेना देना जी। सेंटर का काम है जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित डिपार्टमेंट से, उनकी RTI हमारे पास आती है, स्टेट के नहीं आती। क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है जो तमाम सूचना आयुक्त कार्यालय हैं उनमें कर्मचारियों की उसमें हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है जी, वो तो वहां की जो सरकार है उनको ये स्टेप लेने पड़ेंगे। बतौर सूचना आयुक्त और बतौर पत्रकार आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, कुल मिला के जैसे मैंने कहा आपको कि RTI का जो पूरा महकमा है वो हितकारी महकमा है लोगों के लिए, और न्याय देने का एक साधन है। आप सोचो कि मेरे कोर्ट में रोज 2 या 3 आदमी रो देते हैं जी, उनको लगता है कि यहां से शायद न्याय मिल जाएगा हमें,
क्योंकि वो दर दर भटक रहे हैं अपने। आज एक 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 कोई ऐसा उदाहरण जो 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 नहीं, बता अभी दें। एक आई थी भाई, आप सोचो आप क्या परिस्थिति हो जाती है कभी कभी। जी एक लेडी आई आज मेरे पास में, एकदम गरीब घर की, और वाल्मीकि जाति की, जी है ना। उनके पतिदेव को का देहांत होके करीबन 1.25 साल हो गए, है ना। उनको अभी तक पेंशन ही नहीं मिल रही है। कारण क्या रहा? नहीं, कुछ होगा, क्योंकि देखिए देश का जो मेन प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन है। कोई आदमी कितना भी ईमानदार हो, पर काम का लोड इतना होता है उसके ऊपर कि कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, समझे ना। तो मैंने फिर उसमें एक एडवाइजरी इशू की है कि इनका 1 महीने में इनकी पेंशन शुरू की जाए, विडो पेंशन उनकी। चूंकि आपने कार्यपालक को बतौर सूचना आयुक्त आपने दूसरा अभी एक दूसरी आई थी मेरे पास में कि जहां एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सुभाष अग्रवाल नाम के, जी उन्होंने इमामों को कितनी पगार दी जाती है उसकी सूचना मांगी थी। तो उनको सही तरीके से वो सूचना उनको नहीं दी गई। वो जब मेरे सामने वो प्रश्न आया, तो जब मैंने प्रश्न पूछा तो मुझे मालूम पड़ा कि वक्फ बोर्ड की जो इनकम है वो 3.5 करोड़ रुपए है, और उसको जो ग्रांट है स्टेट गवर्नमेंट की, दिल्ली सरकार की, वो है 62 करोड़। अच्छा, और करीबन 24 करोड़ इमामों की पगार है। आप समझे? तो ऐसे आते हैं, ऐसे कई प्रश्न आते हैं सामने, ऐसे कई सारे सवाल हो रहे हैं। चूंकि बतौर सूचना आयुक्त आपने कार्यपालिका को बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। आप मानते हैं कि कार्यपालिका में यानी तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कामकाज में सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि वहीं से परेशान होकर लोग आपके पास पहुंचते हैं, वहीं से परेशान होकर लोग कोर्ट पहुंचते हैं, अदालत पहुंचते हैं। देखिए कुल मिला के हम बात करें तो केंद्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को सुधारने का अभी तक का सब में बड़ा प्रयास किया है। यहाँ पे एक ट्रांसफर पोस्टिंग राज चलता था, आपको याद हो तो 2014 के पहले ट्रांसफर पोस्टिंग राज चलता था। अच्छी पोस्टिंग चाहिए तो आपको या तो कोई आपके मिनिस्टर की पहचान। आपका इशारा यूपीए सरकार की तरफ है? हाँ, क्यों नहीं। जी, मैं तो पत्रकार था, मैंने इसमें स्टोरी की हुई। जी जी। और मेरा ये कमिटमेंट वाला काम है। मैं स्पष्ट मानता हूँ कि जो नौकरशाही पैसे दे के या अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके पावर में आती है, वो देश को, पब्लिक को न्याय नहीं दे सकती। जो पैसे दे के आती है उसका पहला काम होगा पैसा कमाना। तो मेरा स्पष्ट, कितनी अच्छी विजन हो आपकी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सही होनी चाहिए। वो प्रयास सेंटर में हुआ है। सेंटर के प्रेशर की वजह से वो प्रयास और जगह भी हो रहा है, क्योंकि एक प्रेशर बना है गुड गवर्नेंस का। तो परिस्थिति सुधर रही है, काफी सुधर रही है। आपकी ऐसी आप वीर सावरकर की किताब का जिक्र कर रहे थे, जो आपकी आने वाली किताब आ रही है, उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं वो किताब तो रिलीज हो चुकी है। उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि वीर सावरकर आइडियल हैं और उनको युवाओं को मानना चाहिए? देखिए ऐसा है कि बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। वीर सावरकर संपूर्ण रूप से रिहा किए गए 1937 के अंदर, जी, है ना, जब उन पे सब बंदिश उठा दी गई और वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे उनको छूट थी। उस टाइम पे 3 कांग्रेस के नेता, उसमें से एक सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। जी। सावरकर ने ना कहा। सावरकर ने यह कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है, और भारतवर्ष में हिंदू हकों को हनन करके मुस्लिम तुष्टिकरण करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। ये कहते हुए उन्होंने हिंदू महासभा नाम की छोटी सी पार्टी ज्वाइन की। हिंदू महासभा के सभी सिद्धांत शायद वो एग्री ना होते हो, जी, लेकिन हिंदू महासभा हिंदू के हकों पर एक पैसे का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी। और दूसरा, हिंदू महासभा का भी एजेंडा ऐसा नहीं था कि हिंदू राष्ट्र हो जाए और मुसलमानों को हक नहीं मिले। वो भी बात समान अधिकार की कर रही थी। ये आप समझना होगा आपको। हिंदू महासभा और सावरकर कोई हिंदुओं के लिए स्पेशल हक नहीं मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप कोई का भी तुष्टिकरण मत करो। तो अच्छा, वीर सावरकर ने ज्वाइन की पार्टी, उस टाइम पे देश में परिस्थिति क्या थी? 1930 के अंदर सर मोहम्मद इकबाल नाम के महान कवि, अब तो वो एक तरीके से जिन्ना के बाद में राष्ट्रपिता हैं पाकिस्तान के, उन्होंने प्रयागराज के मुस्लिम लीग के सेशन में एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि भविष्य के अंदर मैं भारत के मुसलमानों के लिए अलग भूमि देख रहा हूं। आज के सिंध, पंजाब
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है करीब करीब, ठीक है। 1942 के अंदर रहमत अली चौधरी नाम के एक जलंधर के मुसलमान थे, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। उन्होंने एक पेपर फ्लोट किया, नाउ और नेवर, मुसलमान कम्युनिटी के अंदर, कि अभी अलग देश मांगने का समय अच्छा मौका है वरना नहीं मिलेगा। और उस किताब में उन्होंने पहली बार पाकिस्तान नाम उन्होंने कॉइन किया उस पेपर के अंदर जी। और इस विजन को शेप दिया जिन्ना ने, है ना। दूसरा, 1936 के अंदर जिस सिंध प्रांत का नाम इकबाल ने 1930 में लिया था, उसको मुंबई प्रांत से अलग किया गया। वो मुंबई प्रांत का भाग था 1936 तक, 36 को अलग किया गया। उस टाइम पे सावरकर ने स्टेटमेंट इशू किया कि सिंध को मुंबई प्रांत से अलग करना ये एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। मतलब सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभाजन आ सकता है ये बात, इस बात से लोगों को आगाह करवाया। मतलब 10 साल पहले उनको मालूम पड़ गया कि विभाजन हो सकता है। और उनका जो कांग्रेस न ज्वाइन करने का जो फैसला है, जो लॉजिक उन्होंने दिया है, मैं मानता हूं कि वो बलिदान उनका एक राणा प्रताप जैसा बलिदान है कि पूरा देश कांग्रेस के साथ में था जी। लेकिन वो देख चुके थे कि कांग्रेस गलत रास्ते पे है। इसके लिए मेरे ख्याल से नेशन फर्स्ट की बात करें हम, ट्रू नेशन फर्स्ट, तो सावरकर उसकी सिंबल है। बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है। और कैसा बलिदान दिया आप सोचें कि जब धनंजय कीर नाम के जो लेखक हैं जिन्होंने सावरकर की पहली बायोग्राफी लिखी जी, वो जब सावरकर के पास गए 1950 के आसपास, उन्होंने कहा कि सावरकर जी सब मटेरियल आपका हमें आप मुझे दीजिए, मुझे आपकी बायोग्राफी करनी है। तो सावरकर ने उनसे कहा देखो कीर, सोच लेना कि मेरे साथ रहोगे तो अकेले रह जाओगे, तुम्हारे साथ में कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं देश के लिए जो बलिदान देने की उनकी जो उनकी एक मन में उनके एक जो जज्बा था जी, कि नो कॉम्प्रोमाइज, भले मैं खत्म हो जाऊं लेकिन मैं नेशनल गुड के साथ समझौता नहीं कर इंटरेस्ट के साथ सकता, कोई समझौता नहीं कर सकता, करूंगा। बिल्कुल। और दूसरा, चाइना का उनका जो भविष्यवाणी है जी, वो मतलब अभूतपूर्व है। 1952 में उन्होंने देखा कि चाइना सैनिकी रूप से भारत से आगे निकल चुका है। चाइना बहुत वीक था भारत के मुकाबले। 1948 में जब चाइना का गठन हुआ तो उन्होंने 1952 में कहा कि देखिए चाइना भारत से सैनिकी रूप से आगे निकल चुका है। उस टाइम पे हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी उसमें बंदूक की जगह टी प्रोसेसिंग का काम चलता था जी। कि नेहरू जी मानते थे कि हम कोई पे अटैक नहीं करते तो हम पे कौन अटैक करेगा। उस टाइम पे सावरकर ने भारत अणु शक्ति बने ऐसा आह्वान किया था जी। अगर उस टाइम पे अणु शक्ति हम बन जाते तो आज हम सुपर पावर होते। 1954 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू जब पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए कि ये 5 मंत्र अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर इसका अनुकरण करते हैं तो शांति से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि चाइना ने जिस तरह से तिब्बत को हड़प लिया है उसके बाद में चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना ये खतरे से खाली नहीं है। चाइना की जमीन हड़पने की भूख बढ़ेगी और चाइना भारत पे ही अटैक कर दे तो मुझे अचंभा नहीं होगा। बिल्कुल। और इस तरह के संकेत भी लगातार जिस तरीके से चाइना चीन पर कर रहा है, हालांकि वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तौर पर अगर देखें तो पूरे विश्व को चाइना परेशान कर रहा है। पिछली बार भी कोविड आया था और इस बार भी कोविड आया। सावरकर ने 2 प्रिंसिपल्स एनंशिएट किए 1954 के अंदर जी। उन्होंने कहा कि विश्व फलक के ऊपर मिलिट्री स्ट्रेंथ इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ ए नेशन ग्रेटनेस। जी। इसका मतलब कि आर्थिक रूप से देश कितना भी समृद्ध हो, कल्चरली कितना भी रिच हो, लेकिन अगर वो सैनिकी रूप से सुसज्ज नहीं है तो वो महान देश नहीं बन सकता। महान देश नहीं बन सकता। इसका सबसे बड़ा जो दाखला है वो है तालिबान। जी। आज देखिए कि तालिबान अपने आप को ये कहता है कि मैं शुद्ध इस्लाम का प्रोटेक्टर हूं, जी, रक्षक हूं। जी। सिकियांग जो बिल्कुल अफगानिस्तान से लगा हुआ प्रोविंस है चाइना का, वहां पे चाइना रोज अत्याचार करता है उइगुर मुसलमानों पे, फिर भी तालिबान की हिम्मत नहीं कि चाइना को चैलेंज। बिल्कुल। इस बात की आलोचना भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से होती है। सावरकर उदय जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला, आपने बहुत सारे मुद्दों को हमारे दर्शकों को बताया क्योंकि देश के तमाम लोग देख रहे हैं और इंडिया न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है। करीब 4 करोड़ लोग, 4.25 करोड़ लोग अब तक हम में देख चुके हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के मंच पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.